प्रधानमंत्री पद की नहीं है दावेदारी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। विपक्षी एकता वाली चुनौती भारी। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का, मिलकर के फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। 2024 में बड़ी टक्कर, बड़ी तैयारी। दो 2024 में निश्चित रूप से 300 सीटों के साथ जीतने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, मोदी विरोध में विपक्ष के सियासी दांव और 2024 की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए नीतीश कुमार ने काफी मेहनत की है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से खुद को उन्होंने बाहर कर लिया है। नीतीश से पहले शरद पवार भी साफ कर चुके हैं कि अभी मसला पीएम पद की दावेदारी का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर लड़ने का है। ममता बनर्जी की ओर से भी फिलहाल पीएम पद की दावेदारी को दरकिनार किया गया है। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि 23 जून को होने वाली इस बैठक में कौन कौन नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी, स्टालिन तक सभी पहुंच रहे हैं। केजरीवाल भी जा रहे हैं। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 161 सीटों पर सीधी टक्कर थी। 198 सीटों पर बीजेपी की क्षेत्रीय दलों से टक्कर थी। 25 सीट ऐसे थे जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से लड़ रही थी। 93 सीट ऐसे थे जहां कोई भी जीत सकता था और 66 सीट ऐसी जहां क्षेत्रीय दलों के बीच ही आपस में मुकाबला था। ऐसे में सवाल यह कि क्या सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं? क्या बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट रह पाएंगी? क्या बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के विपक्षी पार्टियां मोदी के विरोध में चक्रव्यूह तैयार कर पाएंगी? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राहुल आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, हेमंत सोरेन आएंगे, शरद पवार भी आएंगे और स्टालिन भी पहुंचेंगे। 23 जून को पूरा विपक्ष पटना में जमा होगा। तो क्या मोदी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे में जुटे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे? नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। विपक्षी एकता ये तो मरे हुए घोड़े के समान है। वो घोड़ा मर चुका, कितने भी चाबुक लगाइए वो घोड़ा उठकर खड़ा होने वाला नहीं है। विपक्ष की बैठक तो है, एकजुटता के दावे भी हैं, लेकिन कौन होगा विपक्ष का चेहरा? शरद पवार कह चुके हैं कि अभी ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी भी फिलहाल किसी दावे से परहेज कर रही है। सीएम का चेहरा या सीएम का कैंडिडेट, ये इश्यू हमारे सामने बिल्कुल नहीं। 1976-77 में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। तब लेकर चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई। जनता पार्टी होने के बाद जो चुनते रहे इन लोगों ने, सब कुछ कौन नहीं है, आप भी हैं, हम भी हैं। अगर हमारे पास संख्या बल हो, हमारे पास समर्थन हो, तो कौन नहीं हो सकता? आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। ये तो मैं आज से नहीं, शुरू से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस भी दावेदारी से बच रही है। नीतीश जी मना कर चुके, तमाम दूसरे दलों के लोग मना कर चुके, ममता जी ने नहीं कहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी को रात में सपना आता है, सोए बोल देते हैं। डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए लोग जिनकी 100 सीटें नहीं आनी है। अगर 1 to 1 जिसका प्रयास 23 को होने जा रहा है, तो कृपया करके जिनके साथ वो बैठ रहे हैं वहां तानाशाही कितनी है, और जो परिवार निष्ठ पार्टियां हैं वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? तो कृपया करके
क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ, अपना आप अलायंस करिए, क्या होगा? जनता तो जवाब देने को बैठी है 24। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में नीतीश बाबू के डेप्यूटी तेजस्वी भी एक्टिव है। अब नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो तेजस्वी यादव भी सियासी सन्यासी बन गए। कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बल्कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का, मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना। अब ये एकता सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है, और न तो उत्तर प्रदेश न तो देश कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। ये सारे जो लोग हैं, उसे समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन करने की कोशिश करे, ये सभी लोग अपने मन की मिठाई जब तक खाना हो खा लें। 2024 में 400 पार। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक को लेकर पहले ढेरों सवाल थे, शर्तें भी थी, लेकिन अब उम्मीदें हैं, उम्मीदें मोदी को कड़ी चुनौती देने की। एक साथ भी आएंगे या कोई रणनीति ऐसी भी होगी कि कैसे मुकाबला करें बीजेपी का, तो वो रणनीति क्या होगी? क्योंकि चुनाव शुरू हो रहा है और हो गया है शुरू, इसलिए रणनीति आज ही बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ 23 के बाद या लगातार इस तरह की बैठकों के बाद कोई न कोई रणनीति तय हो जाएगी। ये लोग जितने ही जुटेंगे उतना ही जनता जुटी हुई है। जनता जुट करके एक साथ ये पलटू राम, सल्टू राम, उल्टू राम सबको पटक करके उठा करके भेज देगी नेपाल के तराई में। जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक फिर से बनाना चाहता है और पूरी जनता साथ है। ये पलटू राम से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के दावों के बीच बीजेपी एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। तमिलनाडु में अमित शाह ने स्टालिन को ललकारा और बोले 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार। दूसरी ओर अमित शाह के दावे पर कांग्रेस ने पूछ लिया कि कर्नाटक में भी आपने ऐसे ही दावे किए थे, नतीजा कुछ और निकला। मोदी जी 2024 में निश्चित रूप से 300 सीटों के साथ जीतने वाले हैं। तमिलनाडु की सीमा कर्नाटक से लगी हुई है, ऐसे ही कान खोल के सबने सुना था, और उस समय भी अमित शाह जी आपने यही सारी बातें की थी। आपको पूरी तरह नकार दिया कर्नाटक ने। अपने अपने दावे हैं, अपनी तैयारी। देखने वाली बात होगी कि मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता टिक पाती है या नहीं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर विपक्षी पार्टियां अपने स्टैंड पर कायम रहती हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि आज हमने शो का ही नाम रखा है कि चेहरा क्या देखते हो। चेहरा देखेंगे तो 2004 भी याद आपको करना पड़ेगा, तब कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फील गुड पिट गया। चेहरा क्यों देखते हो? अंजना जी सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिवस की शुभकामनाएं। और आज का वो शुभ अवसर भी है जब देश की अर्थव्यवस्था जो 65 वर्ष में $2 ट्रिलियन की हुई थी, आज वो दिन है कि 9 वर्षों में 1.75 ट्रिलियन इसमें जुड़ा है, मतलब कि 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। और अभी अभी लोएस्ट इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आया है भारत का। तो एक किस प्रकार से भारत ब्राइट स्पॉट बना है मोदी इफेक्ट की वजह से, वो आपके सामने है। परंतु मोदी इफेक्ट एक और है। जिस पटना और बिहार की भूमि 5 दशक पहले संपूर्ण क्रांति का एक जमावड़ा बनकर उभरी थी जेपी के आंदोलन के तहत, आज वो संपूर्ण भ्रांति का जमावड़ा देख रही है। क्योंकि ये देखिए कैसे लोग साथ आ गए हैं मोदी इफेक्ट के चलते। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपातकालीन और भ्रष्टाचारी मानसिकता का कांग्रेस का विरोध किया था, वो जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग आज कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। एनसीपी जो कांग्रेस से अलग हुई थी वो भी साथ में आ चुकी है, टीएमसी भी साथ में आ रही है। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर लालू जी, मुलायम जी और सोनिया जी को भ्रष्टाचारी कहती थी, उन्होंने भी सियासी धर्मांतरण करके वहां पर एंट्री ले ली है।
है तो किस प्रकार से एक तरफ तो मिशन और विशन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है, और दूसरी तरफ फैमिली का प्रोफेशन पॉलिटिक्स, कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के प्रति ऑब्सेशन का जमावड़ा है। मैं दो बातें कहकर अंत करता हूं। चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अंजना जी, मैं कहां कह रहा हूं कि चेहरा दिखाओ, इनके यहां तो चेहरा छिपाने की कला है और चेहरा छिपाने की ही रिवायत है। मैं कहता हूं चरित्र दिखाओ, चरित्र दिखाओ, क्योंकि इन्होंने ही कहा ना कि मिशन 450 होगा, अर्थात एक सीट पर एक कॉमन कैंडिडेट होगा। ऐसा वक्तव्य जेडीयू वगैरह की तरफ से आया है। इसका मतलब कि चेहरा चाहे कोई भी हो, कम से कम चरित्र अर्थात एजेंडा तय होगा। तो मैं 3 बिंदु में अपनी बात को समाप्त करता हूं। एजेंडा नंबर 1 करप्शन पर। सुरेंद्र राजपूत बताइए, मनीष सिसोदिया करप्ट है या जैसे केजरीवाल जी ने कहा था सोनिया गांधी करप्ट है? कौन इनमें से करप्ट है? करप्शन तो मेन एजेंडा होगा ही इनका। दूसरा, राष्ट्रीय नीति 370 पर, जिसपे उमर अब्दुल्ला का भी वक्तव्य आया है। आम आदमी पार्टी ने 370 हटने का समर्थन किया है। कांग्रेस को यह पोजीशन स्वीकार्य है, हां या ना? और तीसरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका स्टैंड है ऑर्डिनेंस को लेकर? संविधान बचाओ का भी एक नारा है, तो ऑर्डिनेंस क्या हटना चाहिए या ऑर्डिनेंस का आप समर्थन करते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, इसका सटीक जवाब दीजिए। चेहरा नहीं देखना है, चेहरा दिखाने लायक भी नहीं है। आप चरित्र दिखाइए, चरित्र आपको दिखाई देगा कि कैसे अवसरवादिता और कैसे मौका परस्ती और कैसे अपने अपने परिवार के 2G, 3G, 4G करप्शन को बचाने का एजेंडा है। सुरेंद्र जी, भ्रष्टाचार ने एक कर दिया, ये आरोप वो लगा रहे हैं, और साथ ही क्या अगर मनीष सिसोदिया को दिल्ली विंग आपका भ्रष्ट कहता है, आप लोग उन्हें स्वीकार पाएंगे? अलग अलग मुद्दे हैं बहुत सारे, इन सब पर सहमति बनेगी? सुरेंद्र जी। अंजना जी, पहले तो आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही मुस्कुराती रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी तरीके से हम जैसे लोगों के साथ आप बात भी करते रहें, पूरे देश को रास्ता दिखाते रहें। 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ सी हैं। शहजाद भाई की हताशा से, निराशा से भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, ये समझ आ रहा है हमको। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। शहजाद भाई ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया बताएं, नीतीश कुमार बताएं, ये बताएं, वो बताएं। जैसे शहजाद भाई तो दूध के धुले हुए हैं। पहले इन्होंने कभी समझौते ही नहीं किए। पहले तो ये पीडीपी के साथ ही नहीं थे, पहले तो ये जेडीयू के साथ ही नहीं थे। इन्होंने शिवसेना की पीठ में छुरा भोंका ही नहीं, इन्होंने अकाली दल की पीठ में छुरा भोंका ही नहीं, इन्होंने त्रिपुरा मोथक पीठ में छुरा भोंका ही नहीं। सच बात यह है कि राजनीति में परमिसेबल अलायंसेस हम पहले भी करते आए हैं, और देश के संविधान को, देश के आईन को और देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाएंगे। इस बात को पहले से साफ समझ लीजिए। वो कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना शेर था कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये शिकस्ता कश्ती को खिवैया है इस वक्त मोदी जी भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी। जब बेरोजगारी पर कुछ बात नहीं कर पाते तो विषयांतर करने लगते हैं। इन्फ्लेशन के जिस हिसाब से आंकड़े थे 2014 से लेकर 2000, जब हमने $2.1 ट्रिलियन आपको सौंपी थी अर्थव्यवस्था, उसको आप आज $3.5 ट्रिलियन कर पाए हैं। अगर आप आंकड़े देख लीजिए तो बैंक का ब्याज भी उतना ही बढ़ जाता है। शहजाद भाई, इस चीज को समझिए। आज की डेट में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर है, और अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपने जो डंडे मारे हैं ना नौजवानों को, और उनको धमकी दी है कि हम आपको नौकरी नहीं कर देंगे और FIR करेंगे, जवाब मिलेगा आपको। किसान को जो आपने कहा था ना कि हम आपके आय दूनी कर देंगे, आपने खर्चा तिगुना कर दिया। किसी चीज की MSP आप नहीं दे रहे, सूरजमुखी की MSP तक देने से आपने मना कर दिया। किसान बैठा हुआ है, जवाब देगा आपको। किसान की जो जमीन किसान की, हमारी धरती को, मैं किसान का बेटा हूं, हमारी धरती को जो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देने की बात कर रहे हैं, किसान आपको जवाब देगा। यह जनता का निर्णय है, विपक्षी दलों का एक होना। ये जनता के नेतृत्व में हम काम करेंगे। और ये जो आप इधर उधर की बातें करते हैं कि मनीष सिसोदिया का क्या है, फलाने का क्या है, तो मैं आपके वक्तव्य बताऊं, छोड़िए किसी और को, आपकी पार्टी के लोगों को तो छोड़ दीजिए। मैं आप ही के वक्तव्य बता देता हूं 2015 से के बाद के, से पहले के। तो इस तरीके की चीजों से कोई फायदा नहीं है। आप अपने मुद्दों को बताइए। आप बताइए आपने बेरोजगारी कम की क्या, जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने महंगाई कम की क्या, जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने चीन को लाल आंख दिखाई क्या। आप जितनी सीमा हमारी असुरक्षित है इस वक्त,
ये आप इस चीज को देखिए किस तरीके का प्रोपोगंडा चीन कर रहा है और किस तरीके का ट्रेड इंबैलेंस आप चीन से कर रहे हैं। आज की डेट में आप चीन की गोद में बैठे हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती? काम पर स्ट्रेट जवाब, काम पर स्ट्रेट जवाब, देखिए, काम पर स्ट्रेट जवाब। अंजना जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने 4 काम ही गिनवाए थे। मैंने ये भी गिनवाया था कि किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है, 12 करोड़ के घर में टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ के घर में नल से जल पहुंचाए, 3.5 करोड़ आवास बने। परंतु आज विषय ये है कि जब हम अपना चेहरा और चरित्र लेकर खड़े हैं देश के सामने, मिशन और विजन लेकर, तो हम आपसे केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें बार बार कहते हो हम हताश हो गए। अरे हम हताश क्यों होने लगे? सुरेंद्र जी, आपकी तो कुर्बानी का पूरा प्लान बनाकर ये लोग बैठे, सुनिएगा नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आज ये जो जमावड़ा हो रहा है ना अंजना जी, 18 से 23 तक 6 राज्य आपके हाथ से फिसल गए हैं। सवाल ये नहीं है कि विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो तो है ही एक चुनौती, लेकिन 6 राज्यों का हाथ से फिसलना भी एक संकेत है। दूसरी बड़ी बात सुनिए, कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकने के बाद आप इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने वहां खराब परफॉर्मेंस की थी। खराब परफॉर्मेंस को कोई माफ नहीं करेगा। आपके सांसद अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखेगा। आप अश्विनी चौबे को ही लीजिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप उनके संसदीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में नाराजगी है। ये काम और ये चुनौती, इसीलिए अंजना जी मैं अब इसका जवाब देता हूं। जी जी हाँ अंजना जी, अगर पॉलिटिकल लिंगो में अगर प्रो इनकम्बेंसी का शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया है तो 2014 के बाद किया गया है, जब उत्तर प्रदेश में कभी सरकार रिपीट होने का चरित्र नहीं रहा है। पिछले 30-35 वर्षों में वहां पर सरकार रिपीट हुई, उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई रिवाज तोड़कर, किस प्रकार से गुजरात में 27 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत से रिपीट हुई। और आप एक चुनाव ले लेती हैं, बताइए जो 14 से बाद 41 चुनाव हुए राज्यों के, उसमें से 21 बीजेपी अकेले दम पर जीती है, उसके बारे में नहीं कहिएगा। जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 चुनाव हुए, उसमें 4 हम जीते हैं, उसको नहीं देखिएगा। पर चलिए मैं आता हूं आपके मूल विषय पर, क्योंकि चर्चा का विषय आपने तय किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम हताश क्यों होंगे सुरेंद्र जी? प्लान तो आपकी कुर्बानी का बना है। सुनिए ना क्या कह रहे हैं। बंगाल वाले कह रहे हैं कांग्रेस वगैरह तो ठीक है, पर बंगाल में एंट्री मत कीजिएगा। वहां पर अखिलेश कह रहे हैं यूपी में 80 हराओ, मतलब कि आपके लिए कोई जगह नहीं, सारी की सारी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तमिलनाडु में डीएमके कह रही है नो एंट्री प्लीज। अब केरल में भी कहेंगे, वहां पर भी हार गए थे आप 21 में, तो वहां पर भी नो एंट्री। तो बचेगा क्या? और दिल्ली वाले आपको 1 सीट नहीं देंगे 7 में से, तो बचेगा कुल मिलाकर हिमाचल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये 4 राज्यों तक 450 सीट कंटेस्ट करने वाली पार्टी आज 200 पर आ रही है, 250 पर आ रही है कंटेस्ट करने पर, और वो खुशी मना रही है। तो सुरेंद्र जी, आपके इस चेहरे के इस मुस्कुराहट के पीछे कितना गम छुपा हुआ है, ये देखकर सब समझ रहे हैं कि कितना गम आप छुपा रहे हो। क्या गम है भाई, आपको बताइए आज। एक छोटा और एकदम छोटा सा, क्योंकि फिर देखिए अभी टीवी का ही टाइम आप नहीं बांटिएगा राजीव जी से, तो फिर क्या फायदा। राजीव रंजन जी भी वेट कर रहे हैं। नहीं हम बिल्कुल, अरे राजीव जी भाई हैं हमारे और आपका आदेश शिरोधार्य है। हम बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं। पहली चीज तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि शहजाद भाई को कांग्रेस की चिंता हो गई। अरे इतने चिंतित हो रहे हैं शहजाद भाई कांग्रेस की, इतना चिंता अगर आपने जनता की होती तो हम लोग गठबंधन भी नहीं हो रहा होता। एक बात। दूसरी बात, जान लीजिए, कान खोल लीजिए शहजाद भाई, मोदी वर्सेस मुद्दे चुनाव होना है। नंबर 1, हमारे यहां महत्वाकांक्षा की कोई इस वक्त जगह नहीं है। हम अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है और मोदी जी का अहंकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और जिस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया है, जिस तरीके से आपने सारी चीजों पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, इन सारी चीजों से कब्जा आपका हटाना है और ये जनता हटा देगी, आप चिंता मत कीजिए। मोदी वर्सेस मुद्दे होगा। कांग्रेस की चिंता करनी छोड़ करके जनता की चिंता कीजिए आप इसमें। राजीव जी, बृजमोहन जी और अरविंद जी, मैं फौरन आ रही हूं। राजीव जी, आपसे प्रश्न ये है कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपस में मिलते रहो, आपस में हाथ उठा उठा के फोटो खिंचवाते रहो, हमारा अलायंस जनता के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इनकार कोई नहीं कर सकता है। राजीव जी, ये आपको भी पता है, 2 बार कंसेक्यूटिव अपने बल पर बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। ऐसे में उनका कहना है हमारा अलायंस जनता के साथ है, उसको कैसे काटिएगा? सबसे पहले तो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू राजीव जी। एक बेशकीमती वर्ष आपका बने उपलब्धियों का वर्ष साबित हो। मैं आपके सवालों का जवाब दे। देखिए, मुझे लगता है
अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्यों ऐसी आई? लोकतंत्र में स्वस्थ विकल्प देना सभी राजनीतिक दलों की जवाबदेही है और यह अद्भुत दृश्य है जब किसी शपथ ग्रहण में लोग नहीं आ रहे, लोग किसी के जन्मदिन पर मुबारकबाद देने नहीं आए, लोग आ रहे हैं, उनको पता है मुद्दे क्या हैं, किन सवालों पर चर्चा होगी और वैकल्पिक रणनीतियां क्या होंगी, उस पर बात करने के इरादे से लोग आ रहे हैं। और इसमें आधे दर्जन तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सहयोगी आ रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला। अब जहां तक देश में पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि कई राज्यों में कमजोर नेतृत्व के बावजूद मोदी जी की छवि ने उन राज्यों में भाजपा की गिरती साख को बचा लिया। लेकिन पिछले दिनों 18 से 23 के बीच में आपने खुद कहा, इन्होंने जो राज्य गंवाए हैं उसमें मोदी जी ने भी हाड़तोड़ मेहनत की है, उनके कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों का भी काफी योगदान था, लेकिन इसके बावजूद जनता ने नकार दिया। तो चुनाव जिताऊ नेता की जो छवि मोदी जी की थी उसमें काफी तेज क्षरण हुआ है। दूसरी तरफ राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं है, वायदे आपने पूरा नहीं किए, आप 19 जीत गए, लोगों को लगता था 5 साल देना चाहिए। अब लेकिन 10 साल हो रहे हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी का अब कोई इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होगा? 303 पर है, आपको 272 से नीचे लाने के लिए हमें क्या करना है? पहला जो प्राथमिक लक्ष्य है, और इस कोशिश में आप 100 तक पहुंच जाए तो फिर हमें लगेगा इस देश के लोकतंत्र का भला हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक अच्छी बात होगी। और साथ साथ इस देश को आप जितने बड़े नारे और वायदों से आप गुमराह करना चाहें, लोगों को पता है ये देश रहेगा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब रहेगी, इस देश का इतिहास रहेगा, इसकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, तभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। जिस तरह से आए दिन कोई किसी को गजनी कहेगा, कोई किसी को ओसामा बिन लादेन कहेगा, तो किसी की ओर से कोई बात कही जाएगी। ये सिलसिला लगातार जारी है और मुझे लगता है विमर्श का स्तर, आपने कुछ नेताओं की जो के बाइट्स को आपने शुरू में दिखाया, और आप देखिए अश्विनी चौबे जी इंटरनल ऑडिट में भी, बीजेपी के इंटरनल ऑडिट में पता है कि बिहार के कई नेताओं की जो छवि है वो चुनाव जीतने वाली नहीं है, उसमें अश्विनी चौबे जी भी है, लेकिन उन्होंने शब्द क्या कहे? तो ये जो शब्दकोश की जो दरिद्रता है, जो विचारों का अभाव है, लगातार देश में उकसाऊ बातें और मुद्दे पर बात करने से बराबर भागने वाले लोग, इस बार जनता उनकी खबर लेने जा रही है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, उनको आत्मसमर्पण अब करना ही। अरविंद जी, बड़ी चुनौती होगी अगर सीट टू सीट कोई भी अगर सेटलमेंट कर लेती है ये पार्टियां कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, तो फिर तो 38-40% वोट के अंदर जो अभी तक जीत मिल रही थी वो मुश्किल हो जाएगी। अरविंद जी। अंजना जी, पहले तो आपको मुबारकबाद, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप देखिए, चुनौती नहीं, बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। ये 90 के दशक में जी रहे हैं कि एका कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देवीलाल बनना था, वीपी सिंह बन गए, भागे के फूका फूटा तो चंद्रशेखर जी बन गए, गुजराल जी बन गए, लेकिन क्या हासिल हुआ था उस वक्त? सब कांग्रेस का अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है तो वो टांग खींच लेती है कुछ दिनों में। 18 महीने, 22 महीने, 36 महीने, ये सबने देखा है जनता ने। खिचड़ी सरकार दोबारा लाएंगे क्या? खिचड़ी सरकार की लाइफ नहीं होती, आई एम सॉरी, वो इतिहास गवाह है उस बात का। तो इसलिए इनका ये कहना कि अभी नहीं, हम बाद में प्रधानमंत्री का नाम डिसाइड करेंगे। अरे सबके दिल में बैठा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सब 2-2, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे नीतीश बाबू, कहने से थोड़ी होगा कि नहीं जी नहीं, हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे प्रधानमंत्री मटेरियल है। मटेरियल से शुरू हुए थे और अब डिनायल मोड पे आ गए।
और अगर तिकड़म बनेगी तो सबसे पहले हम कूद के बैठ जाएंगे। तो उससे नहीं चलने वाला। देखिए, एक तरफ काम है, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड अभी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये डाटा जब गिनाएंगे ना, जब इनके रथ निकलेंगे और जब इनके मिनिस्टर निकलेंगे, तो इनके पास जवाब नहीं होगा कि इनके राज में क्या हाल था और अब क्या हाल है। ये कह रहे संविधान को खतरा है। कौन सी संस्थाएं बंद हो गई भाई? सारे कोर्ट चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चल रहा, पार्लियामेंट चल रही, राज्यसभा चल रही, लोकसभा चल रही, ट्रेनें चल रही, जहाज चल, मतलब क्या हुआ है? ये वेग टर्म है कि जी लोकतंत्र खतरे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी भाई साहब? आज का ही मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था, महंगाई दर 7.7 पे आ गई है। रोजगार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। मैं कह रहा हूं उसमें अगर ये जाएंगे, मोदी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के एजेंडा पे जाएगी और अपने काम के डाटाज पे जाएगी, काम के डाटाज पे जाएगी, तो उसका इनके पास नहीं होगा। इनका क्या है कि भ्रष्टाचार पे अभी पूछा था, शहजाद भाई ने पूछा था कि भाई कांग्रेस अलायंस करेगी, तो वो दाएं बाएं चले गए, कह रहे नहीं अलायंस तो होगी, तो भ्रष्टाचारियों से अलायंस होगी क्या? यही जनता इसी मुद्दे को पकड़ लेगी। ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं, मुद्दा मिल नहीं रहा है इनको। मोदी पे चिपकाने की कोशिश करते हैं, चिपकता नहीं है। अडानी, रॉफेल, हिंडनबर्ग, फलाना ढिमकाना, कोई नहीं चिपका आज तक। फिर पकड़ा, फिर छोड़ के चले गए, फिर पकड़ा, फिर छोड़ के चले। क्या एजेंडा है आपका? क्या विजन है? वो आप जनता के सामने लाओगे कि नहीं लाओगे? या मोदी को क्रिटिसाइज करने से मोदी विरोध करोगे और उनके विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध करोगे, बाहर भी करोगे, यहाँ भी करोगे, इससे तो खिचड़ी पकने वाली नहीं है। देखिए, आई एम सॉरी, कोई एका वेका नहीं हो रहा। एक्चुअल क्या है, कांग्रेस वर्सेस ऑल अदर पार्टीज हैं। बीजेपी और उनके लाइज को छोड़िए। वेस्ट बंगाल में ममता जी खड़ी हैं, यूपी में अखिलेश बाबू खड़े हैं, वहाँ नवीन पटनायक जी खड़े हैं, वहाँ केसीआर खड़े हैं। कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के गर्भ से निकली हैं ज्यादातर पार्टियां, वही वोट छीन के लेके बनी है, वो जिंदा है और चल रही है। मुस्कुरा रहे हैं। और कांग्रेस का एजेंडा ये है कि हम अपने आप को रिवाइव करें। हाँ। नहीं, ये तो सवाल है, ये सवाल है, इन सवालों का जवाब ब्रिजमोहन जी अपने आप ढूंढना पड़ेगा। हम इनको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि मोदी से टक्कर लेना है तो वो इतना आसान काम नहीं, ये आप समझ लीजिए। ब्रिजमोहन जी, आप भी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस से निकली। प्रश्न मेरा कुछ और है, लेकिन आपसे, ये एकता ऐसे मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवाने से नहीं होगा, ये एकता कुर्बानी मांगेगी। और कौन सी वो पार्टी होगी जो कुर्बानी देने को तैयार होगी? क्योंकि अगर अखिलेश यादव, यूपी ले लीजिए, 80 सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं चुनाव में। क्या कांग्रेस पार्टी या फिर बीएसपी, तमाम पार्टियों को आप इकट्ठा कर लेंगे कि सिर्फ एक कैंडिडेट हो? और अखिलेश तो अभी से कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे। कुर्बानी कौन देगा? अंजना जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कुर्बानी कौन देगा। अभी आपने पहले ही दिखाया कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले आगे बढ़कर के दिया, मैं तैयार हूं अपनी कुर्बानी देने के लिए। आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में स्पष्ट कर चुके। और मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में चुनाव फिर से सत्ता में आ ही नहीं रही है। बहुत छोटी सी बात है। 2019 का जो चुनाव था, मैं सोचता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी लोकप्रियता का चरम था ही। उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है। अभी आप देखिए कि जब ये चरम पे थे, जब इनके बहुत अच्छे कार्यक्रम थे जिनका दावा ये लोग करते हैं, जिससे हम लोग असहमत हैं, उस समय कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और विपक्ष के लोगों को 187 सीटें मिली थी। और उस समय बीजेपी आई थी 303 पर। अब हालात क्या है आज कि 53 पे इस समय कांग्रेस है, 188 पे विपक्ष है और बीजेपी के पास इस समय 301 सीटें हैं। अगर मैं अंतर निकालता हूं तो कुल 241 सीटें हो जाती है विपक्ष और कांग्रेस की मिला के। और अगर उन सीटों को कम कर दिया जाए तो कुल 60 सीटों का अंतर है। अब ये 60 सीटें कहां से आ रही हैं? ज्यादा विपक्ष को इसमें सिर्फ इतना करना है, हम सब लोगों को मिलकर, कि जहां पर इसके पहले हम लोग चुनाव जीते हैं उन सीटों को हम बिल्कुल इंटैक्ट रखें जो रहेंगी, क्योंकि वहां पर बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया है और वहां पे जन भावना हम लोगों के साथ है। अब जो सीटें आनी है वो कहां से आनी है? राजस्थान में 24 सीटें हैं, वहां से 5 सीटें जीती जा सकती हैं। बिहार से 5 सीटें हम लोग निकाल लेंगे। पश्चिम बंगाल से 5 सीटें अगर हम बढ़ा लेते हैं। कर्नाटक में तो अभी 28 सीटें थी, अगर उसमें से हम लोग 15 सीटें निकाल लेते हैं, 5 सीटें महाराष्ट्र से और शिवसेना की 5 सीटें, 40 सीटें हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो हालात है वो पूरी तौर से
ये जानते हुए जो आंकड़े मेरे पास है वो उनके पास मेरे से पहले हैं, उनको मालूम है कि अब सरकार उनकी नहीं बन रही है और सिर्फ वो इसीलिए चेहरे की बात करते हैं। अब जो पार्टी कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम केंद्र में सरकार में है, हम इन राज्यों में हमारी सरकार है, वो राजस्थान में ये तय नहीं कर पा रही है कि 4 महीने बाद वहां पे जो लोग विधानसभा का इलेक्शन होना है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। वो ये नहीं बता पा रहे कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है अंततोगत्वा चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तौर से परेशान है और उनको ये बात मालूम है कि लगातार उन्होंने देश के संविधान और कानून की बात करते हुए जिस प्रकार से कानून और संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए किया, ये सारी चीजें स्पष्ट है। परेशान मतलब वही जो पीएम कहते हैं सर की एजेंसियों ने इनको एकजुट कर दिया है। वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने इन सबको एक कर दिया है, उसकी वजह से एकता है। नहीं शायद इसलिए एक नहीं किया अंजना जी, इसलिए एक किया है कि कानून और संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम सब लोगों का संकल्प इस देश में संविधान से देश को चलाना है, कानून के अंतर्गत देश को चलाना है। इस फैक्टर ने हम सारे लोगों को एक किया है। हमको लगता है कि इनके रहते हुए ये संविधान भी नहीं चल पाएगा और देश का कानून भी नहीं चल पाएगा। ये है मुद्दा एक होने का। चलिए वजह है ना शहजाद जी, आपको क्या लगता है कि अपने अपने ईगो को अलग करके अगर एकजुट सारे पटना पहुंच रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है। ये वो नेता हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है कई राज्यों में, लेकिन वजह है ना, वो कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी सरकार पर हमला करे आप उनको देशद्रोही करार देते हैं। देश का आपने माहौल अलग कर दिया है। इंडिया प्री 2014 पोस्ट 2014 अलग हो गया है, इस वजह से एकजुट हो रहे हैं। अंजना जी, इतना ही ईगो और अहम को अलग रखना है तो चिच्चा अपने भतीजे के लिए ईगो को अलग रख देते ना। चिच्चा पहले देश के लिए बाद में करते, अपने परिवार के एक सदस्य के लिए कुर्बानी देते अपनी पार्टी में। चिच्चा वहां पर तो कुर्बानी दे नहीं पाए, पर पूरे देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है अंजना जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है अंजना जी। अगर कोई बोल पड़ता है मेरे बिना नाम लिए तो मुझे लगता है तीर निशाने पर लगा है। अंजना जी मैंने चिच्चा और भतीजा बोला, अब चिच्चा भतीजा तो बहुत सारे हो सकते हैं इस देश में। मैं जवाब लूंगी, अब्दुल भी चिच्चा है और उसका भतीजा रहीम है। अंजना जी इस देश में, अंजना जी प्लीज, अंजना जी एक एक करके, आपका जन्मदिन भी है, आपको हम स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं। मैं जवाब लूंगी ब्रिजमोहन जी। अंजना जी इस देश में तो कई सारे अंजना जी इस देश में कई सारे अब्दुल रहीम चच्चा भतीजे की स्टोरी है। मैंने तो चच्चा भतीजा बोला, नाम भी नहीं लिया। ये ब्रिजमोहन क्यों बीच में बोल पड़े? मतलब कि तीर सही निशाने पे लगा है और कौन सा चच्चा किसके लिए कुर्बानी नहीं दे पा रहा है, कौन सा रहीम अब्दुल की चच्चा की कुर्बानी के बिना तड़प रहा है, ये सामने आ गई बात मेरे बताए बिना। अब देखिए विडंबना और विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो सुरेंद्र जी कहते हैं कि मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, जनता तैयार है तुम्हें हटाने के लिए। भाई अगर मुद्दे इतने ताकतवर है, जनता तैयार है, तो ये इतने सारे लोग जिनको आप एक आंख नहीं भाते या जो आपको एक आंख नहीं भाते, इनको क्यों साथ में ले रहे हो? आइए लड़िए ना अकेले अकेले और हटा दीजिए मुद्दों के दम पर। अच्छा दूसरी बात जो ब्रिजमोहन जी ने और राजीव जी ने कहते कहते कह ही दी कि 272 पार करने नहीं देना है बीजेपी को किसी भी हालत में। मतलब कि इनका पूरा का पूरा एजेंडा नकारात्मकता से भरा हुआ है। और कौन से मुद्दे पर? तथाकथित संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। तो अंजना जी एक सवाल पूछ के अंत करता हूं कि जो कार्रवाई संविधान के तहत मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी पर हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उसे संविधान विरोधी मानती है या संविधान सम्मत मानती है? एक वाक्य में केवल सुरेंद्र जी बता दीजिए। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई इस विषय को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया, आज भी फिर भी वही राग अलाप रहे हैं। अंजना जी हम इसलिए कहते हैं कि कम से कम चेहरा नहीं तो चरित्र और एजेंडा बताओ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने आपने पढ़ा होगा कि जो आज देश में तब्दीलियां आई है वो एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार जिसके पास मिशन और विजन है, जब वो काम करती है तब वो इस प्रकार से ब्राइटेस्ट स्पॉट के रूप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनती है जो सबको गरीबी रेखा से बाहर निकालती है। यदि ऐसी सरकार आई जिसमें खिचड़ी हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी का अगर मुखिया ना बने तो कांग्रेस छीन
लेती है, देवेगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो इंदर कुमार गुजराल की सरकार हो, ऐसी सरकारें जो बनती थी उसमें कितना ग्रोथ होता था, कितनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, ये देश ने देखा है। तो ये रेयर व्यू में गाड़ी को चलाने की ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, हम आज 2023 में हैं, पर कुछ लोग गाड़ी 1990 में ले जाना चाहते हैं। देश की जनता इसको नहीं स्वीकारेगी। ठीक है ब्रिजमोहन जी, छोटा सा जवाब, चाचा भतीजा वाला आपको बुरा लगा, आप बोल लीजिए, उसके बाद सुरेंद्र जी जवाब। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात की है। आज से 2.5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के 11 मंत्रियों को बाहर किया था। आज तक वो ये नहीं बता पाए देश को कि उनको उनके ऊपर भ्रष्टाचार के क्या आरोप थे और उनको प्रधानमंत्री को किन हालात में निकालना पड़ा। ये भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, अगर हकीकत होती तो उसमें से कम कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। यही हाल गुजरात के मंत्रिमंडल के साथ हुआ था। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के सारे मंत्रियों को हटाया गया था क्योंकि सारे लोग करप्ट थे। तो ये चाल चरित्र की चेहरे की जब बात करते हैं, सबसे पहले इनको अपनी तरफ देखना चाहिए कि क्या ये अपने करप्ट प्रफुल्ल पटेल जब मंत्री थे उनको भी हटाया गया था, वो भ्रष्टाचारी थे क्या? कभी ये कर पाए, इनमें साथ है क्या? क्या आज ये बता सकते हैं कि उन 11 मंत्रियों को क्यों निकाला गया था? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देश जानना चाहता है। इसमें व्हाइट पेपर जारी करिए, आप बताइए कि क्या कारण था, उनको क्यों निकाला गया? ये हमारा प्रश्न, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ? अरे आप चरित्र और चेहरे की जब बात करते हैं तो देश को सबूत दीजिए, खाली कहने से बात नहीं बनेगी। देखिए अंजना जी, गलती बृजमोहन जी की नहीं है, गलती बृजमोहन जी की कतई नहीं है। प्रधानमंत्री के पास ये विशेष अधिकार होता है कि किसको कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के आधार पर मंत्री रखे। इन्होंने जिस सरकार में हिस्सा लिया है वहां पर रिमोट तो मनमोहन सिंह के पास था ही नहीं, तो इसलिए इनको लगता है कि विशेष अधिकार प्रधानमंत्री के पास हो ही नहीं सकता। बृजमोहन जी की गलती नहीं है, जिस संस्कृति की सरकार में वो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री ये फैसले कर ही नहीं सकता था। तो आज इनको ये हैरत होती है कि प्रधानमंत्री कैसे एक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय करते हैं या जो हमारे फैक्टर्स है उसके आधार पर तय करते हैं, तो उनको ये हैरानी की बात लगती है कि प्रधानमंत्री भी फैसले कर सकता है। ये बृजमोहन जी वैसे तो यही संवैधानिक व्यवस्था है। और बृजमोहन जी, क्या आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मामले आने पर फौरन कार्रवाई करते हैं? बृजमोहन जी तक अब आवाज है। पहले सुरेंद्र जी से एक सवाल पूछ लेते हैं, लौट रही हूँ। सुरेंद्र जी, बहुत तरीके से उन्होंने आप पर इधर उधर से हमला किया, अब आप उसका जवाब दीजिए। बार बार पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई कानून और संविधान सम्मत है या नहीं है आपकी नजर में, पार्टी की नजर में? अंजना जी कहते ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये जो शहजाद भाई है ना, ये पुराने कांग्रेसी हैं, तो आज की डेट में बड़े परेशान रहते हैं बेचारे, हमारे दोस्त भी हैं अच्छे। इनको अपने भ्रष्टाचार तो दिखाई देते ही नहीं, खैर अपनी जगह पर है, नहीं देते। कभी जब हम 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कभी जवाब नहीं देते। 40% की भ्रष्टाचार की सरकार जनता ने गिरा दी, लेकिन ये नहीं माने। पिछले 20-25 साल से लगातार व्यापम नाम का भ्रष्टाचारी एक मुख्यमंत्री वहां पर बैठा हुआ है। 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं व्यापम के केस में अंजना जी, लेकिन कोई मित्र हमारा ऐसा नहीं है जो उनसे रोज लेकर के पूछ सके, इस तरीके से पूछ सके जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के टीवी पे आधे पे मुख्यमंत्री की फोटो आती थी और आधे पे ये आता था ये भ्रष्टाचारी कौन, ये हत्यारा कौन, ये फलाना कौन। आप इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत नाम का एक मंत्री है इनका, लाखों करोड़ के गरीब आदमियों का पैसा खा गया है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत का मामला अटका हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी किसी भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं देते। ये सारे के सारे मुद्दे मैं आपको फिर से कहता हूं, राफेल, पेगासस सहित सारे के सारे मुद्दों का भ्रष्टाचार सामने आएगा और ये समय आने दीजिए, क्योंकि अगर जब राफेल पे हम एफआईआर कराने जा रहे थे, रात में 1:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को बदल दिया था इन लोगों ने। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्कुल खुल करके सामने आएंगे अंजना जी, चिंता मत कीजिए। एक बात और आ गई यहां पर, बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, शहजाद भाई से उम्मीद करूंगा शायद जवाब दे दे। आज अमित शाह जी ने बड़ा एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट दे दिया तमिलनाडु में, कहने लगे कि भाई एक तमिल आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लेकर के आज ही किसी तमिलियन को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कौन रोक रहा है आपको भाई। आप इस तरीके की जो थिथरई वाली बातें करते हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, उसका कोई और छोर है? जनता जान चुकी है, जनता इस वक्त समझती है। आज अगर हिम्मत हो अमित शाह जी की नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लें
और एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाए, हम कांग्रेस वाले उनका सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब आप आ जाते हैं ये सारी इधर उधर की बातों पर कि कौन से भ्रष्टाचार पर, कौन देश के संविधान को बचाने के लिए हमको जो जो काम भी करने पड़ेंगे, जो जो समझौते करने पड़ेंगे, शहजाद भाई पूरे करेंगे, चिंता मत कीजिए। आपको नहीं आने देंगे 24 में, क्योंकि जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा 24 के बाद कि कितनी आपने संस्थाओं पे जो कब्जा किया, जिनकी वजह से आज सवाल नहीं उठा पा रहा है आदमी। लोकायुक्त कहां है, लोकपाल कहां है? सारे लोकपाल के सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, मालूम है आपको ये बात? आप शिकायत पे समझौता नहीं, सीबीसी कहां है? आप बताइए मुझे कि आपने पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, को खत्म कर दिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है आपके पास कोई, कहां पे बात करें? किसान आयोग कहां है जो फसल की क्या नाम एमआरपी कर सकता हो? लेकिन इन मुद्दों पर आपको बात नहीं करनी, आपको बात सिर्फ थेथरई की करनी है, आम मुद्दों पर बात नहीं करनी कि एमएसपी हम किसान को नहीं दे पाएंगे। ठीक है शहजाद जी, इस पर आपका जवाब मारेंगे। हाँ। शहजाद जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेना चाहती हूँ। एक बार मुझे राजीव जी से एक सवाल करना है, उसके बाद आप एक साथ जवाब दीजिएगा। राजीव जी, 209 ऐसी सीटें थी पिछली बार के चुनाव में जिसमें नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी रही थी। क्या आप कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्षेत्रीय क्षत्रपों से दिला पाएंगे जिसमें वो सीधा मुकाबला कर पाए? क्योंकि सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। आप लोग तो सबसे घूम घूम के बात कर रहे हैं। क्या इस तरह के फीलर्स आपको मिल रहे हैं? क्या ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी ने सीधा कहा कि कर्नाटक का साइड इफेक्ट है ये लोग जो कह रही है ममता दी, तो वहां पर सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। यहां पर वैसे ही दिल्ली में हालत है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस ने खोया है, आपको वो कैसे उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे? राजीव जी देखिए, मुझे लगता है अब देश के सभी राजनीतिक दलों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक जगह एकत्रित हो रहा है। अब इसमें बीच के नेताओं की कोई भूमिका नहीं है, और जब नेगोशिएशन के लिए ये बैठेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। इसलिए कि जो चेहरे का आत्मविश्वास है सभी नेताओं का, ये पूरी तरह से दिख रहा है कि गत्यावरोध की गुंजाइश नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खिचड़ी सरकार या खिचड़ी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी ने कब इस देश में अकेले चुनाव लड़ा है? अपने बल पर कब इन्होंने सरकार बनाई है? 303 उस अलायंस में इन्हें सीटें आ गई वो एक अलग बात, लेकिन इनके अलायंस तो उस समय भी एनडीए का था। ठीक है, अटल जी के जमाने में वो एनडीए। टाइम की कमी है शहजाद। इस देश में गठबंधन युग को सारे लोग जानते हैं। देखिए कह रहे खिचड़ी कैसे? आप भी तो एनडीए ऐसे तो लखनऊ में मैं बैठा हूं, पर तो हम तो कह ही रहे हैं, हमने तो हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया। जेडीयू की हमारे से सीटें भी कम थी, वोट बैंक भी कम था, वोट शेयर भी कम था, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। परंतु जो अपनी प्रासंगिकता खोते रहते हैं और जो सत्ता की लालच में हर 2 साल में अपनी विचारधारा बदलते हैं, वो चले गए आरजेडी के साथ, उसी आरजेडी के साथ जो उनको इतने विशेष प्रकार की गालियां दे रहा था, पर छोड़ देते उस बात को। अब आते हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, सुरेंद्र जी पढ़ कर आया करे डिबेट में, शेर व शायरी तो ठीक है। 2015 की न्यूज रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की कि व्यापम में हमने किस प्रकार से कार्रवाई की, और आपकी तो 1-1.5 साल सरकार भी बीच में बनी थी। यदि भाजपा के लोग उसमें सारे शामिल थे तो पहुंचा देते जेल। रफाल का वक्त हमें इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मोदी विरोध में एकजुट या फिर वाकई देश के लिए एकजुट, ये वो प्रश्न है जिसका जनता जवाब वोट से देखते रहिए।